Assalamu alaikum dear students, this is lecture number 3 from chapter number 2 solving a biological problem. Dear students, आपको लास्ट लेक्चर में हमने एक मेथड करवाया था और उसके कुछ स्टेप्स करवाए थे। आज हम उन मेथड्स को और स्टेप्स को एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंदर प्रैक्टिकली अप्लाई भी करवाएंगे और साथ में आपको जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और जो न्यू वर्ल्ड है जिसको अमेरिका कहते हैं उसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। जो टॉपिक है हमारा वो है स्टडी ऑफ मलेरिया। आज जो टॉपिक कवर अप करेंगे और जो कल को करना है उन दोनों टॉपिक्स में शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज बनते हैं। मोस्टली एमसीक्यूज के लिए ये टॉपिक देखे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टडी ऑफ मलेरिया। जो मलेरिया की डिज़ीज़ है ये तकरीबन आज से 2000 साल पहले मौजूद थी और इस डिज़ीज़ से जो ज़्यादा लोग वाकिफ़ थे यानी कि वो ज़्यादातर फिजिशियंस थे। ठीक है, फिजिशियंस इस डिज़ीज़ से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ थे, वो इसके बारे में जानकारी रखते थे। लेकिन उस वक़्त ये जो बीमारी थी मलेरिया की, सोचा जाता था कि ये जो बीमारी है ये बार बार और सर्दी की वजह से होने वाला बुखार समझे जाते, यानी कि चिल एंड फीवर डिजीज़ समझी जाती थी। यानी कि बार बार होने वाली सर्दी से होने वाला जो बुखार है उसको मलेरिया का नाम दिया जाता था। और बाद में फिजिशियंस ने सोचना शुरू किया कि जो मलेरिया है वो लोग जो मार्शी एरिया के करीब रहते हैं यानी कि जो दलदली इलाकों के करीब रहते हैं, उन दलदली इलाकों के करीब रहने वाले लोगों में मलेरिया जो है उसका जो शरह है वो ज़्यादा है, रेट ज़्यादा होता है। दैन उन्होंने मज़ीद थोड़े से सर्च की और उन्हें इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई और उन्हें ऐसा लगना शुरू हो गया कि शायद जो मलेरिया है, मलेरिया के मार्शी एरिया के साथ कनेक्शन है। यानी कि जो दलदली इलाके हैं, दलदली इलाकों में जो खड़ा पानी है वो पानी असल में जो आबो हवा है, आबो हवा को जहरीला कर रहा है। सही है। अब वो जो जहरीली हवा है, जहरीली हवा जैसे ही वहाँ पर रहने वाले बाशिंदों के बॉडी के अंदर जाती है तो उन्हें मलेरिया हो जाता है। दैट इज़ द फर्स्ट कंसेप्ट अबाउट द मलेरिया। तो मलेरिया क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। अब इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ये था, यानी कि 2000 साल पहले पता थी ये डिजीज़, फिजिशियंस जानते थे और फिजिशियंस का मानना था कि इसका मार्शी एरिया के साथ कनेक्शन है। मार्शी एरिया में जो पानी है वो जहरीला होता है, वो हवा को जहरीला करेगा, फिर मलेरिया हो जाता है। देन आफ्टर ऑल उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद डियर स्टूडेंट्स उसी जानकारी और नॉलेज की बेस पर मलेरिया को नाम दे दिया गया। मलेरिया जो लफ्ज़ है ये असल में इटालियन वर्ड से निकला है और पहला जो इटालियन वर्ड है वो है माला। माला का मतलब होता है बैड, माला मीन बैड, और एरिया का मतलब होता है आबो हवा या एयर। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट देखें ज़रा तो क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर बात की जा रही है आबो हवा की जो कि क्या है? बैड है। यानी कि बात घूम घुमा के वहीं पे आ गई कि जो मार्शी एरिया है, मार्शी एरिया में जो खड़ा पानी था वो आबो हवा को जहरीला कर रहा था, बैड कर रहा था। दैट्स वाई वो क्या करता था, वो डिजीज़ का काज मौजब बन रहा था, वजह बन रहा था। दैट्स वाई उसको उस बीमारी को क्या नाम दे दिया गया? मलेरिया का नाम दे दिया गया। और मलेरिया का जो लफ्ज़ है वो कुछ ऐसे निकला है। आफ्टर डैट इन द 17th सेंचुरी जब न्यू वर्ल्ड डिस्कवर हुआ। अब न्यू वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लें। असल में आपने कहीं पे शायद पढ़ा होगा कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया। तो वो जो कोलंबस था ना, उसने अमेरिका को कैसे डिस्कवर किया? कोलंबस अपनी एक टीम और चंद एक जो सिपाही थे उनको लेके, अपनी टीम को साथ लेके, और उन लोगों को उसने सिलेक्ट किया जो उसके साथ बिल्कुल चलने पर रजामंद थे। ठीक है, उन्हें सिलेक्ट करके समुंदर में सफ़र पे ले गया। उसका मानना ये था कि समुंदर का कोई दूसरा किनारा है। तो उसने क्या किया? उसने उन सिपाहियों को, वो जो कोलीग्स थे, वो उसके जो मेंबर्स थे टीम के, उन्हें इकट्ठा किया, एक बैरी जहाज़ में खाने पीने का सामान लिया और चल पड़ा समुंदर में सफ़र पे। तकरीबन उन्होंने 3 मंथ का सफ़र किया। 3 मंथ के अंदर अंदर उसके जितने भी टीम मेंबर्स थे सबकी उम्मीद ख़त्म हो गई। सबको लगने लगा कि अब इसके आगे कुछ नहीं है, सिर्फ पानी ही पानी है चारों तरफ और कुछ नहीं है। उन्होंने कोलंबस को प्रेशर डाला उसके ऊपर कि वापस चलते हैं, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो कोलंबस नहीं माना। फिर उसके जब टीम के काफ़ी सारे जो मेंबर्स हैं वो बगावत पे उतर आए, उसको मारने पे आमादा हो गए। देन कोलंबस ने उससे सिर्फ 3 दिन मांगे। उसने कहा कि मुझे 3 दिन दे दें, हम आगे जाएंगे, अगर 3 दिन में आगे कोई चीज़ नज़र नहीं आई हम वापस चले जाएंगे। तो उसको 3 दिन की मोहलत दे दी गई उसकी टीम के मेंबर्स की तरफ से। अब 2 दिन गुजरे, कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। दूसरे दिन की रात गुजर गई। जैसे ही सुबह हुई तो कोलंबस ने आंखें खोली, आसमान की तरफ देखा तो आसमान पे उसे परिंदे दिखाई दे रहे थे।
परिंदों का दिखाई देना इस बात का साइन था कि कहीं पे कोई जजीरा करीब करीब मौजूद है। इज इट क्लियर? तो देन क्या हुआ, देन उन्हें वो जजीरा मिल गया और उस जजीरे का नाम दे दिया गया न्यू वर्ल्ड, जो नई दुनिया थी उसका नाम दे दिया गया। अब इधर हम बात कर लें अगर यूरोप की, तो यूरोप में बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी थी। यूरोप के जो मुजरिम लोग थे, जो जुर्म करते थे, उनको सज़ा के तौर पर न्यू वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता था जहाँ पर कुछ भी नहीं था। यानी कि आपने ये भी सुना होगा काले पानी से दूर। तो काले पानी का मतलब यही है कि उन्हें उस दुनिया से निकालकर, यूरोप से निकालकर न्यू वर्ल्ड में छोड़ दिया जाता था। और असल में जो अमेरिका है या न्यू वर्ल्ड है वो ब्लैक पीपल्स का है, ठीक है। और असल में जो अमेरिका के बाशिंदे थे वो सारे के सारे क्या थे, वो गैंगस्टर्स थे, यानी कि जो लड़ाई झगड़े या मुजरिम होते थे उन्हें वहाँ पर छोड़ दिया जाता था। देन आज जो न्यू वर्ल्ड है उसका नाम क्या है, उसको हम नाम देते हैं अमेरिका। सो अमेरिका की जो हिस्ट्री है वो कुछ ये है। तो बेटा जैसे ही अमेरिका डिस्कवर हुआ तो अमेरिका, वहाँ पर काफ़ी सारे पौधे मौजूद थे, प्लांट्स। तो वहाँ से प्लांट्स के जो छालें हैं ना वो बरामद की जाने लगी। यानी कि जो ताजर थे वो वहाँ से एक प्लांट जिसका नाम क्या है, उसका नाम है क्योना क्योना। क्योना क्योना एक दरख्त है, उसकी छाल को क्या करते थे, वहाँ से लाकर यूरोप में बेच रहे थे। और ये बहुत बेनिफिट हुआ। क्यों? क्योंकि जो क्योना क्योना थी ये असल में इस्तेमाल की जाने लगी मलेरिया के इलाज के लिए। मलेरिया की जो डिजीज़ है उसको क्योर करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाने लगा, क्योना क्योना। फिर क्या हुआ, जैसा कि इंसान की फितरत है बेईमानी, तो कुछ ताजर जो थे वो बेईमान हो गए और उन्होंने क्या किया, क्योना क्योना की जगह उससे मिलता जुलता एक प्लांट जिसका नाम है सिनकोना सिनकोना, उसकी जो छाल है वो भेजना शुरू कर दी। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनकी जो बेईमानी है वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि क्योना क्योना तो मलेरिया के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन उसके बदले में उन्होंने भेजा सनकोना सनकोना, जो कि क्योना क्योना की तरह से ही दिखाई देता था। लेकिन जो सनकोना सनकोना था उसे मलेरिया का इलाज जल्द होने लगा। यानी कि ये एक इफ़ेक्टिव वे बन गया मलेरिया से जल्द निजात हासिल करने का। अब इन दोनों के अंदर कौन सी वो चीज़ है जिसकी वजह से जो मलेरिया है उसका इलाज किया जा रहा था? तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर एक केमिकल होता है क्यूनेन। तो क्यूनेन की वजह से मलेरिया का इलाज किया जाता था और ये क्योना क्योना और सिनकोना सिनकोना के अंदर मौजूद था। यहाँ से पैसे से आपको तैयार करने वाला कुछ नहीं है, जस्ट आपने हिस्ट्री को याद रखना है। और ये याद रखना है कि जो मलेरिया और एरिया वो किस वर्ड है, इटालियन वर्ड्स है। अब हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो है काज ऑफ मलेरिया। अब हमने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को इस्तेमाल करना और बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स इस्तेमाल करने हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो पहला स्टेप होता है वो है रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो हमने यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है इसको रिकॉग्नाइज किया है। हमारा बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था मलेरिया और हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने मलेरिया की वजह तलाश करनी है। पहले ये ऐसे ही काम चलता रहा, तकरीबन 17वीं सेंचुरी जो है वहाँ तक ये सिर्फ मलेरिया का इलाज किया जाने लगा। लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचा किसी ने कि मलेरिया की असल में वजह क्या है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम है, एक फिजिशियन जिसका नाम है लेवान, 1878 के अंदर एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, उसने मलेरिया की वजह जानने की कोशिश की। डैट इज़ द MCQs नंबर फर्स्ट, आपने याद रखना है। लेवान ने कब किया? 1878 में। तो उसने क्या किया, उसने जो मलेरिया वाला पेशेंट था उस मलेरिया वाले पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकाला और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया। जब उसने माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी किया तो उसको उन पेशेंट्स के ब्लड के अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देने लगे, यानी कि स्मॉल क्रिएचर, स्मॉल टिनी क्रिएचर्स दिखाई देने लगे। लेकिन क्योंकि पहली बार ये क्रिएचर्स देखी गई थी तो किसी ने इसका यकीन नहीं किया, एज इट इज़ जैसा कि दुनिया में होता है। देन इसको निगलेक्ट किया गया। आफ्टर द 2 years ये जो टिनी पार्टिकल्स हैं या टिनी जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये दोबारा देखे गए। जब 3 साल बाद अगेन देखे गए ये टिनी क्रिएचर्स, यानी कि जब तीसरी बार ये क्रिएचर्स मलेरिया के पेशेंट्स के ब्लड में देखा गया, देन क्या हो गया, देन डियर स्टूडेंट्स ये बात पुख्ता हो गई कि जो मलेरिया का पेशेंट है उन सब पेशेंट के अंदर एक चीज़ कॉमन है। वो कॉमन क्या है? वो है एक टिनी क्रिएचर, और उस टिनी क्रिएचर को नाम दे दिया गया प्लाज्मोडियम का।
क्या नाम दे दिया गया? प्लाज्मोडियम का नाम दे दिया गया। अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के बाद दूसरा पॉइंट होता है ऑब्जर्वेशन, राइट? क्या होता है हमारा पॉइंट? ऑब्जर्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, अब 19th सेंचुरी के लास्ट पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास सामने आ गए। उनमें ऑब्जर्वेशन नंबर पहला ये था कि जो मलेरिया है, मलेरिया के जो मार्शी एरियाज हैं, उन मार्शी एरियाज के साथ ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है, क्योंकि वो लोग जो मार्शी एरिया के करीब रहते थे उन्हें मलेरिया होता था और ज़्यादा रेट पे हो रहा था। दूसरी बात ये कि हमें ये पता चला था, अभी तक जो जितना भी नॉलेज हमारे पास प्रोवाइड है उसमें ये पता चला कि मलेरिया के मार्शी एरिया के साथ कनेक्शन है। दूसरी बात हमें ये पता चली मलेरिया के इलाज के लिए जो इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है वो क्यूनिन होता है, और वो क्योना क्योना और सिनकोना सिनकोना में पाया जाता है। तीसरी बात हमें अब तक ये कलेक्ट हुई कि अगर मार्शी एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वो मार्शी एरिया का पानी पीते हैं, तो मार्शी एरिया का पानी पीने से मलेरिया नहीं हो रहा। अलबत्ता मार्शी एरिया में जो लोग रहते हैं उनको मलेरिया होता है, और इसके इलाज के लिए क्योना क्यूनेन सबसे इफेक्टिव ड्रग है। और तीसरी चीज़, अगर आप मार्शी एरिया का वाटर को ड्रिंक कर लेते हैं उससे आपको मलेरिया नहीं होता। और आखिरी जो चीज़ हमें पता चली थी वो ये थी कि क्या डियर स्टूडेंट, कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उनके ब्लड में क्या है? प्लाज्मोडियम है। अब डियर स्टूडेंट, इन तमाम चीज़ों की बेस पर एक चीज़ कॉमन हो गई ऑब्जर्वेशंस की बेस पर। अगर मार्शी एरिया का मलेरिया के साथ कुछ कनेक्शन है, यही बात कही थी ना, मार्शी एरिया का मलेरिया के साथ कनेक्शन है, तो अगर डियर स्टूडेंट कोई कनेक्शन होता तो वाटर के पीने से भी मलेरिया होना चाहिए था। अलबत्ता ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात, अब क्यूनेन वाली बात तो बिल्कुल ठीक थी क्योंकि उससे बिल्कुल इलाज हो रहा था। अब आखिरी बात यह थी कि हम क्या देखेंगे? स्मॉल टिनी क्रिएचर जिसका नाम था प्लाज्मोडियम। अब हाइपोथेसिस इन सब से ये बना, इन सब ऑब्जर्वेशन के बाद हमने एक स्टेटमेंट दी गई, और वो जो स्टेटमेंट थी दैट इज द प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। यानी कि मार्शी एरिया का में भी थोड़ा सा कनेक्शन हो, लेकिन असल में जो मलेरिया की वजह है वो क्या है? प्लाज्मोडियम। और हम जानने की कोशिश भी क्या कर रहे थे? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम भी यही था। इसका मतलब है यहां पर आपका एक हाइपोथेसिस बन चुका है, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। अब हमने इस हाइपोथेसिस का इस्तेमाल करके डिडक्शंस बनाएंगे, देन एक्सपेरिमेंट करेंगे। देखें, यहां पर इसका मतलब यह है कि जितने भी मलेरिया के पेशेंट हैं उन सब में प्लाज्मोडियम है। अगर प्लाज्मोडियम नहीं, यहां पर मतलब यह है कि जो मलेरिया है उसकी वजह क्या है? प्लाज्मोडियम है। अगर मलेरिया की सच में जो रीजन है वो प्लाज्मोडियम है, तो सभी मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में क्या चीज होनी चाहिए? प्लाज्मोडियम होना चाहिए। क्या डिडक्शन बनी? अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है तो सभी मलेरियल पेशेंट के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम लाजमी तौर पे होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो चलें अब हम लिख लेते हैं, इफ प्लाज्मोडियम इज अ काज ऑफ मलेरिया, इज काज ऑफ मलेरिया, देन फिर क्या होना चाहिए? देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट, पर मौजूद होना चाहिए इन ब्लड ऑफ एवरी मलेरियल पेशेंट। इसमें कोई बात गलत भी नहीं है, लॉजिक निकाल रहे हैं। हमने कहा था कि जब डिडक्शंस बनानी है तो इफ एंड देन का इस्तेमाल करना है, तो हमने इस्तेमाल किया इफ का भी और देन का भी। अब उससे नेक्स्ट स्टेप होता है एक्सपेरिमेंट। हमने एक्सपेरिमेंट के जरिए से ये साबित करना है क्या वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। डियर स्टूडेंट, एक्सपेरिमेंट के लिए हमने 100 पेशेंट्स ले लिए मलेरिया के, और हमने 100 पीपल्स लिए हेल्थी। 100 क्या लिए? हेल्थी पीपल्स लिए, और 100 हमने ले लिए मलेरियल पेशेंट्स। देन 100 जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनका ब्लड टेस्ट किया गया। ब्लड टेस्ट करने से पता चला कि 100 के 100 जो पेशेंट थे उन सभी की 100 में से 100 जो पेशेंट थे उन सब के ब्लड के अंदर क्या था? उन सब के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम था। लेकिन यहां पर देखें दूसरी तरफ, जो 100 हेल्थी पीपल थे उन 100 हेल्थी पीपल के ब्लड में जो प्लाज्मोडियम है वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अगर प्लाज्मोडियम होता तो उन्हें भी मलेरिया होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर जो एक्सपेरिमेंट था वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। डियर स्टूडेंट, यहां पर जब अब एक्सपेरिमेंट किया गया देन पता चला हमें कि जो 93 पीपल्स हैं उनमें कोई
प्लाज्मोडियम नहीं था, लेकिन जो बाकी 7 लोग बचे थे उन 7 लोगों के ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा गया, लेकिन उन्हें मलेरिया की कोई सिम्टम जाहिर नहीं हुई। इसकी वजह क्या थी? ये सोचने वाला पॉइंट है। अगर वो जो 7 लोग जो कि हेल्थी पीपल थे, जिनके अंदर मलेरिया की किसी किस्म की रिकॉग्निशन या सिम्टम्स शो नहीं हो रही थी, देन उन 7 लोगों के अंदर ये प्लाज्मोडियम कर क्या रहा था? डियर स्टूडेंट्स, काफ़ी जान पड़ताल करने के बाद पता चला कि जो प्लाज्मोडियम था, प्लाज्मोडियम उस वक्त था इंक्यूबेशन पीरियड में। दैट्स वाई वो क्या कर रहा था? वो डिजीज काज नहीं कर रहा था। इंक्यूबेशन पीरियड। अब इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है? चले मैं आपको एक सिंपल अल्फाज में थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। डियर स्टूडेंट, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं वो टाइम पीरियड जो किसी भी पैथोजिन को रिक्वायर्ड होता है अपने होस्ट की बॉडी में जाकर डिजीज को शो करने के लिए। सपोज दैट, मैं बताता हूं, सपोज दैट जो प्लाज्मोडियम है वो प्लाज्मोडियम तकरीबन 9 बजे आपकी बॉडी में एंटर हो गया, लेकिन आप ठीक ठाक हैं और आपको जो बीमारी की, मलेरिया की जो पहली सिम्टम्स शो हुई है वो आपको शो हुई है डियर स्टूडेंट तकरीबन 12 बजे। यानी कि प्लाज्मोडियम बॉडी में कितने बजे गया है? 9 बजे, लेकिन बीमारी की जो पहली सिम्टम्स शो हुई है वो हुई है 12 बजे। यानी कि कितना टाइम है? 3 घंटे का जो पीरियड है उसको नाम देंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड असल में वो पीरियड होता है जिसमें एक पैथोजिन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या प्लाज्मोडियम अपने होस्ट की बॉडी में एंटर होता है। होस्ट की बॉडी में एंटर होने के बाद बीमारी की इलामात के जाहिर करने तक का जो वक्त होगा उसको क्या नाम देंगे? इंक्यूबेशन पीरियड। इज इट क्लियर? व्हाट इज इंक्यूबेशन पीरियड? आप कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होगा जिसमें एक जो पैथोजिन है या प्लाज्मोडियम है वो अपने होस्ट की बॉडी में जा रहा है। होस्ट की बॉडी में जाने के बाद जब वो बीमारी की पहली इलामत शो करेगा, तो जाने के बाद और इलामत शो करने तक के दरमियान का जो वक्त होगा वो क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो पहला हाइपोथेसिस बना है वो ये है। अब हाइपोथेसिस हो गया, डिडक्शन हो गई, एक्सपेरिमेंट हो गया। अब हमने क्या करना है? रिजल्ट्स को समराइज करना है। रिजल्ट्स हमने समराइज ऐसे करने हैं कि यहाँ पर 100% है आपके पास, सभी को निकल रहा है, लेकिन जो 7 लोग थे जिनको मलेरिया था, यानी कि यहाँ पर जो हेल्थी पीपल थे उनमें परसेंटेज क्या निकली? 93%। अब आपने आखिरी जो असेंशियल स्टेप होता है वो है पब्लिश करना रिपोर्ट को, ताकि लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपने लोगों को बताना है कि अगर आप रिपोर्ट के अंदर आपने लिखना है कि अगर अगर किसी जो पर्सन है, हेल्थी पर्सन है, उसके ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम देखा जाता है तो और उसको बीमारी की इलामत नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको बीमारी नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब ये है कि उस वक्त जो प्लाज्मोडियम है वो इंक्यूबेशन पीरियड में है और वो बीमारी की इलामत शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा वो बीमारी की इलामत शो करेगा। सेकंड पॉइंट, इन एक्सपेरिमेंट से हमें क्या मिला? एक्सपेरिमेंट से हमें यह मिला कि जितने भी मलेरियल पेशेंट्स होंगे सभी मलेरियल पेशेंट में ये प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन जो हेल्थी पीपल होते हैं जिनमें बीमारियां नहीं होती, बीमारी की इलामत अभी नहीं जाहिर होती, उन्हें भी अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए ताकि उनके अंदर में भी सम पीपल्स के अंदर प्लाज्मोडियम हो, जैसा कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में था। तो जब आप ये चीज़ पब्लिश करेंगे, ये जो लोग होंगे वो इसको पढ़ेंगे, उनके लिए हेल्पफुल होगी। दैट्स वाई हम क्या कहेंगे? दिस वन इज़ अ बायोलॉजिकल मेथड। तो हमने डियर स्टूडेंट देखें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम काज ऑफ मलेरिया ढूंढ ली है, वो है प्लाज्मोडियम, और हमने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट के जरिए से उसको वेरीफाई भी किया और पब्लिश करने का आपको मेथड भी बता दिया है। यानी कि ये बायोलॉजिकल जो मेथड है उसका आपने एक प्रैक्टिकल वर्क भी देख लिया और साथ में आपने जो क्लास ऑफ मलेरिया वो भी फाइंड आउट कर लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपका ये लेक्चर एंड हो रहा है। अब इस लेक्चर से अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वो प्रॉब्लम हमसे पूछ सकते हैं। और जो चैप्टर नंबर 1 है डियर स्टूडेंट, उसका जो टेस्ट होगा, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से जो टेस्ट होगा वो अपलोड कर दिया जाएगा। आपने उस टेस्ट को लाजमी देखना है, एमसीक्यूज वगैरह, शॉर्ट क्वेश्चंस, और उसको प्रिपेयर भी कर लेना है। और इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज ये एक लेक्चर सीरीज चल रही है जिसमें तमाम लेक्चर सीक्वेंस वाइज बनेंगे। लास्ट 1 से 2 लेक्चर्स हमारे स्किप रहे हैं, चंद एक प्रॉब्लम्स की वजह से क्लासेस ऑफ रही थी, दैट्स वाई आपके वो लेक्चर्स नहीं हो पाए, लेकिन अब से कंटिन्यूसली होंगे आपके लेक्चर्स इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।